एक कमी सी है। एमन ईंट गारे का बना हुआ कंफर्टेबल घर था, उसके लिए तो जैसे एक जेल था। खुदा ने उसे निजात दे दी उस जेल से। यावर भाई के दिल में रहम डाल दिया उसके लिए। Sure, it's good. यावर ने इसको घर ले दिया। हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैं एमन के घर जाना चाहती हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ उसके साथ। सोच रही थी कि वहाँ शायद देर हो जाए। अगर आप अम्मी से कह दें तो। अच्छा भाई, तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, लेकिन अम्मी को बता कर जाना। हाँ हाँ, वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगर आप उनसे कह देते तो ऐसा ना हो कि वो इजाज़त ना दे। तुम मम्मी के बारे में इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? कभी उन्होंने मना किया तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलने से? देखो, वो मेरी माँ है, उनके खिलाफ में कोई बुराई नहीं सुन सकता, समझी तुम? नहीं नहीं समर, मैं खुदा ना खास्ता उनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो मैं उनसे जिद नहीं कर सकूंगी। अगर आप पहले से इजाज़त दे देंगे तो वो मना नहीं करेंगे। अच्छा भाई, मैं कह दूंगा। अब चलो, मुझे नाश्ता ला दो, चलो। हाँ, मैंने टेबल पे रखा है। आप दोनों गर्मी में क्यों खड़ी हैं? चले जाएं, बाहर जाके हवा में खेलें। आप भी तो गर्मी में खड़ी हैं। तो मैं खाना पका रही हूँ ना, खाना पका लूंगी तो बाहर ले आऊँ, साथ बैठ के खाएंगे, ठीक है? जाकर देखो खाना है। कौन? खाला 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 खाला, क्या हाल है तुम्हारा? किधर थी तुम? खाला को छोड़ के आ गई तुम? तो बहुत मिस कर रहे थे। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। मामा देखिए कौन है। बिल्कुल खाला को तुम लोगों ने मिस नहीं किया, नहीं किया ना? ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यू लाइक एप्पल्स ना? कैसी हो? चलो सामान लेके अंदर। यावर ने मुझसे पहले ही कहा था कि वो बड़ा घर नहीं ले सकते, और मैंने भी कहा था कि मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये घर छोटा जरूर है, लेकिन मेरा अपना है। सुबह से काम में लगी हुई हूँ, लेकिन थकी नहीं हूँ। अमन, मैं खुश हूँ। वाकई खुश हूँ। घर जो होता है ना, वो औरत की राजधानी होती है। घर छोटा हो, टूटा फूटा हो, गैस ना आती हो, लकड़ी पे खाना पकता हो, लेकिन अपना हो। और हाँ, मैं वाकई ही खुश हूँ। चलो तुम्हें अपना घर दिखाऊं। चलो ना, तुम्हें घर दिखाऊं, चलो आओ ना। खाना खाया? नहीं। आओ। बहुत बड़ी बात है। काश सब औरतों को अल्लाह ऐसा सब्र और बर्दाश्त दे। तुम्हें पता है, जब औरत माँ बन जाती है ना, तो उसकी सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। वो अपने बच्चों के लिए जीने लगती है। बच्चे खुश होते हैं, वो खुश होती है। बच्चे उदास हो जाते हैं तो वो भी उदास हो जाते हैं। मेरी बच्चियां यहाँ बहुत खुश हैं। चाय पियोगे? खाने में टाइम है। हाँ, चाय पीऊंगी। पता नहीं, मेरी तो बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम्हें खुशियाँ दे, दुनिया जहान की खुशियाँ दे। बहुत हिम्मत वाली हो तुम। पता है, मैं तो बाहर आते ही समझ गई थी यावर भाई ने क्या आला बंगले का इंतजाम किया तुम्हारे लिए। ऐसे मत कहो। घर छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना होना चाहिए, जहाँ इंसान खुल के सोच सके, कह सके। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरा अपना है, समझी? ठीक है।
तुम्हें रोज आना सर से झाड़ पड़ती है, तुम्हें डर नहीं लगता? अब मुझे डर नहीं लगता। अब नहीं लगता? मतलब पहले लगता था। चलो अब ये भी बता दो कि पहले क्यों लगता था और अब क्यों नहीं लगता? मैंने सर को बता दिया है कि मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ, और मैंने उनको ये भी कह दिया है कि मेरे सर पे बहुत सारा कर्जा है। ओह, यानी तुमने अपनी दास्तान सर को सुनाई और उनका दिल मोम की तरह पिघल गया। अब तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, डांटेंगे तो वो जरूर। जब तक वो डांट डपट ना करें, पता कैसे चलेगा कि वो हमारे बॉस हैं? कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। वैसे माशाल्लाह से बहुत कम अरसे में आप ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो गई हैं। निदा, वो मुझे प्लीज वो वाली फाइल दे दो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई एम सो सॉरी सर, मैं लतीफा नहीं सुना रही थी कोई, बल्कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। वो तो यही आ गया था, है ना, फाइल लेने के लिए। सर मैं तो जा ही रही हूँ बस। आई एम सो सॉरी सर। मैंने आपको कुछ कहा है? आप क्यों फजूल बातें करती रहती हैं? मैंने आपको पहले भी कहा है कि काम की तरफ ध्यान दें आप। डांटते ही रहते हैं। तुमने देखा सुबह सुबह सर का मूड कितना ऑफ होता है। मुझे तो लगता है कि उन्हें मेरी शक्ल ही नहीं पसंद। तुम भी तो हर वक्त फजूल बातें करती रहती हो, और सर उन बॉसेस में से नहीं है जो लड़कियों की शक्ल देखी और उन्हें नंबर दे दी। अब जाओ काम करो। क्या ढूंढ रही हैं अम्मी जान? अरे बेटा, मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियों का पता था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब फ्रिज में देखिए, यहाँ काफी सारी गोलियां पड़ी हैं। मिल नहीं रहा, चलो मंगवा लूंगी अभी और किसी से। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना थी। जी जी बताइए। मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, समर को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाबा जी ने मुझे कहा है कि अपनी बहू को ले आना। मैं उसे तावीज भी दे दूंगा और दम भी कर दूंगा। 41 दिन का इलाज है, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो जाएगी। अम्मी जान, मैंने आपसे इतनी दफा कहा है, ये सब जहालत है। ये पीर फकीर असल में डाकू और लुटेरे होते हैं। मैं नहीं मानती इन बातों को। अगर तुम यकीन नहीं रखती तो ना रखो, लेकिन अल्लाह वाले लोगों को कुछ कहने से पहले सोच लिया करो, मुसीबतें नाजिल हो जाती हैं। फर्ज नमाजें अदा ना करें, हकूकुल इबाद पूरे ना करें, तब तो डर हो हमें कि मुसीबतें नाजिल होंगी। ये पीर फकीरों, अम्मी जान सॉरी, हजम नहीं होती मुझे ये बातें। कैसी पटर पटर जबान चल रही है तुम्हारी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया? तो जमाने गए अम्मी जान जब औलाद ना होने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर थी। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि औलाद ना होने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर नहीं है, मर्द भी उतना ही जिम्मेदार है। समर से मैंने ये बात की थी, वो मेरी बात नहीं समझते। आप तो माँ हैं, आप तो उन्हें समझा सकती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बस एक टेस्ट करवा लें, आपकी बात मानेंगे वो। आप समर का एक टेस्ट करवा लीजिए, सबको तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद आप जो कहेंगी ना, जहां लेकर जाएंगी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। प्लीज एक बार समर का डॉक्टर के कहने पे टेस्ट करवा लें। बेशरम, बदजबान, बेहया, शर्म नहीं आती मर्द पे इल्जाम लगाते हुए? अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो। मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं है, अपने ऐब छुपाने के लिए तुम उसे जलील कर रही हो। शर्म करो। ये मैं नहीं कह रही, मेडिकल साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग ये बात जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं रही। अब जानती हूँ मैं इन पढ़े लिखे लोगों को। अगर आज ये इतने काबिल होते ना, तो दुनिया में कोई बे औलाद नहीं होता। आज ही मैं समर को कहती हूँ कि तुम्हें घर से निकाल बाहर करे, और मैं अपनी दूसरी बहू लेकर आऊंगी, और तुम देखना उसी बहू से मेरे इस घर में बच्चे खेल रहे होंगे। ओ यार, तुम थकती वकती नहीं हो? लंच टाइम हो गया वैसे। तो जाओ जाके खाना खा लो। चलो ना, तुम साथ साथ खाते मजा आएगा। मुझे तो तुमसे अब बात करते हुए भी डर लगता है। क्यों? मेरे सर पे सींग निकल आए हैं। जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ सर आ जाते हैं, और इस चक्कर में मुझे लगता है मैं बहुत जल्द बदनाम हो जाऊंगा। बड़ा आपको ख्याल है अपनी इज्जत का? ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, मुझे ना एक बड़ा ही मजेदार किस्सा याद आ गया। लास्ट किस्सा है, प्लीज प्लीज सुन लो ना। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना,
और वैसे भी निदा, जब इंसान को भूख लग रही होती ना तो उसे खाने के अलावा कोई भी चीज मजेदार नहीं लगती। लेकिन उमैर, तुम्हें तो मेरा पता ही है मेरे पेट में बहुत दर्द होगा। उमैर प्लीज सुन लो, बहुत मजेदार है, प्रॉमिस। इस बार कितना अच्छा होगा, मजे का है। किसका है? मेरा। अच्छा सुनाओ। पता है, मैं बचपन में ना बहुत शरारती होती थी। तो बड़े होके तुमने कौन सा तीर मार लिया? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी सीरियस नहीं देखा। और सर, ये जो तुम्हें डांटते हैं ना हर बात पे, ये तुम डिजर्व करती हो। चुप करो। अच्छा, जब मैं 12 साल की थी ना तो मैंने एक शादी रुकवा दी थी। 12 साल की उम्र में तुमने शादी रुकवा दी? ये काम तो किसी क्रेन से भी नहीं रुक सकता। पता है, ये उन दिनों की बात है जब मैंने एक पंजाबी फिल्म देख ली थी। बस क्या होना था, मैंने पंजाबी फिल्म देखी और मैं एक शादी पे गई। वहां पे निकाह हो रहा था। निकाह देखते ही मैंने बोला, ओए ये शादी नहीं हो सकती। वहां पे एक आंटी थी। आंटी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कहा, क्योंकि मेरे साथ डाकू आए हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, सब इधर से उधर भागना शुरू हो गए और इसी चक्कर में मैं भी घर भाग गई। कितना मजे का किस्सा सुनाया ना मैंने। मजे का था ना, झूठ नहीं बोलो। अब इसी बात पे तुम मुझे लंच कराओगे। देखो, तुम तो जानते ही हो, वैसे भी मैं हमेशा कितनी परेशान होती हूँ और हमारे ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। और प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरी तो सैलरी भी नहीं आई अभी तक। तुम खिलाओगे ना? तुम चुप होगी या मैं सर को बुलाऊं? स्टूपिड। वो लंच तो करा दो। क्या हुआ अम्मी? अम्मी, अगर आप मुझे बताएंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज कुछ बताएं। अरे बेटा, ये दिन देखना बाकी रह गया था। इतनी चालाक लड़की है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्या? मुझे कुछ बताएं तो। उसने कहा क्या है? अरे सारी दुनिया में तुम्हें जलील कर रही है, तुम पर इल्जाम लगा रही है। कैसे कैसे? तौबा 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 तौबा। ये नहीं सोचती कि जब तक शौहर की इज्जत नहीं करेगी तो इसकी इज्जत कौन करेगा? अभी जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा उसने कहा क्या है? प्लीज मुझे बताएं, क्या कहा है उसने? अरे बेटा, कह रही थी कि मेरे में कोई ऐब नहीं है, तुम्हारा बेटा औलाद पैदा नहीं कर सकता, उसको ले जाके डॉक्टरों को दिखाओ। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा। या अल्लाह, ऐसी बेशरम औरत मैंने आज तक देखी न सुनी। बड़ी बेहया औरत है। या अल्लाह, मैं मर क्यों न गई, मेरे बेटे पे कैसे कैसे इल्जाम लगा। अभी आपके पास भी तो एक बात थी कहने की, आपने क्यों ना कही उसे? मैं क्या कहती, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। अभी उसको आप कहती कि जाए और जाके एक और साथी तलाश कर ले। मेरा बेटा तुम्हें आजाद करता है, फिर देखते हैं कि ऐब किस में है, उसमें या मुझ में। अरे ये तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही थी, लेकिन तुम्हारी समझ में आ कब रही थी? गालियां देने वाले इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं रहूंगा। आज फैसला हो ही है इसका। क्या बात है, आप गुस्से में क्यों हैं? मुझे इतनी शर्म है कि मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से नहीं निकाल रहा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम आराम से अपना सामान पैक करो और यहाँ से अपनी माँ के घर जाओ। समझिए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? और मैं कैसे बात करूँ तुमसे? हाँ, कैसे? पहले मैं तुमसे इजाजत लूं, मैं आदाब बजा लाऊं और फिर बात करूं तुमसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हुआ क्या है? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं एक अधूरा इंसान हूँ, आई एम इम्परफेक्ट, ठीक है? तुम माँ बनना चाहती हो, इस महरूमी की आग में तुम झुलस रही हो। मैं ये हक तुमसे छीनना नहीं चाहता। समर, औलाद की आरज़ू तो मर्द को भी उतनी ही होती है जितनी औरत को। मैं तो सब्र करके बैठी हूँ, आप खुद ही समझे, ये मेरे इख्तियार में नहीं। तुम सिर्फ मुझे कहती थी, अब तुम अम्मी से भी कहना शुरू कर दिया तुमने कि कसूर मेरा है, मेरे में कमी है, मुझे जाना चाहिए डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए। देखो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, समझी तुम?
उस बीवी की शौहर की नजर में क्या इज्जत रह जाती है जो बीवी हर जगह बैठ के अपनी मियां को जलील करे। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहना चाहता कि मैं सारी जिंदगी ये नहीं सुन सकता कि तुम्हारी महरूमियों का जिम्मेदार मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए। तुम अपना सामान पैक करो, यहाँ से जाओ। समर प्लीज, समर आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे सुने। अरे बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारा रास्ता आसान हो गया। पर अम्मी बताएं तो सही, हुआ क्या है? उसने उसे कह दिया है कि सुबह अपनी माँ के घर चली जाना। मेरे बेटे पे इल्जाम तराशी कर रही थी, कह रही थी कि बाप बनने के काबिल नहीं है। तुम ही बताओ, कोई माँ ये गाली बर्दाश्त कर सकेगी? अरे तो इतने सालों बाद उसे ये ख्याल आया? भाई हमने तो आज तक नहीं सुना। औरतों का तो सुना है कि वो बांझ होती हैं, मर्दों के बारे में तो नहीं ना सुना। मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही थी, अपने ऐब छुपाने के लिए मेरे बेटे को जलील कर रही थी। आगे बताएं अम्मी। और क्या बात हुई? बस फिर क्या था, मैंने समर को बता दिया। मर्द जात है, गुस्सा आ गया, उसने फौरन कहा कि अपनी माँ के घर चली जाओ। फिर भाभी चली गई क्या? नहीं नहीं, समर ने कह दिया हम इतने गए गुजरे भी नहीं है, अपना सामान पैक कर लो और सुबह होते ही माँ के घर चली जाना। देखा मेरे भाई में कितनी इंसानियत है, कोई और होता ना अभी तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। हाँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, जहाँ इतनी रातें गुजर गई ये एक रात भी गुजर ही जाएगी। वैसे अम्मी बहुत अच्छा मौका मिला है हमें, हाथ से मत जाने दीजिएगा। भाभी के जाते ही ना आपने भाई से दूसरी शादी की फौरन बात कर लेनी है। तुम फिक्र ही ना करो, 1 मिनट देर नहीं लगाऊंगी मैं। क्या पता कल उसकी माँ कौन सा तावीज ले आए और समर फिर उसको लेने चल पड़े। फटाफट मैं इसकी दूसरी शादी कर दूंगी, देखना तुम। हाय अम्मी जान, बच्चिया कितनी प्यारी लगेगी ना भाई के साथ, कितनी मासूम है वो। अरे बेटा, माँ सत्ते माँ कुर्बान, ऐसी भोली सूरतें आजकल कहाँ। अरे मैं तो मन्नत मानती हूँ कि उसके भाग मेरे बेटे के साथ जाग जाएं। बस अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी करे, औलाद दे, बस मेरी तो दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। अब तुम आराम से सो जाओ, कल बात करेंगे, फिक्र मत करना। अच्छा ठीक है, आप भी सो जाएं। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। लेटी रहो, अम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। अम्मी क्यों बना रही है? रोज तो मैं बनाती हूँ। अब तुम नहीं बनाओगी, कल रात फैसला हो गया कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुमने जितनी मेरी इंसल्ट की है कल, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। समर, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मेरे से बात मत करो प्लीज समर, आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाहर जाके अपने लिए कोई पढ़ा लिखा ढूंढ लो। समर ये तो कोई बात ना हुई ना, मैंने आपसे कोई गलत बात नहीं की है। आप कभी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए, अगर आप गए होते ना तो डॉक्टर आपसे वही बात करता जो उसने मुझसे की। प्लीज प्लीज समर, इसमें इंसल्ट की तो कोई बात नहीं है ना। आप खुद सोचे, पहले इतनी तरक्की नहीं हुई थी, अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है और तूने अपनी कमजोरियां मर्द के सर पर थोपना सीख लिया है। I can't take this anymore. प्लीज समर, मेरी बात तो सुने 1 मिनट बाद। तुम्हें पता है, अम्मी ने मुझे कहा था दूसरी शादी करने को, लेकिन मैंने नहीं की, इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और ये सिला दिया तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का। मैं इस बात को तस्लीम कर चुका था कि ये जो महरूमी है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। अच्छा समर, प्लीज रिलैक्स करें ना, अब ना कराएं चले। मैं आपसे कसम खा के कहती हूँ, मैं इसके बाद कभी इसका जिक्र नहीं करूंगी, कभी नहीं कहूंगी। हाँ, नहीं कहोगी तुम ये बात, लेकिन तुम्हारे दिल में वही बात रहेगी ना कि इस महरूमी का कसूरवार मैं हूं। देखो, अभी भी कुछ वक्त नहीं ज्यादा गुजरा, हम कोई फैसला कर सकते हैं। नहीं, और मेरे सामने प्लीज मेरी बात तो सुने। 1 मिनट समर, प्लीज। अरे तुम अभी तक अपनी माँ के घर नहीं गई? माँ के घर? माँ के घर क्यों जाऊं मैं? इसलिए कि समर तुम्हें अब इस घर में देखना नहीं चाहता, और जाते जाते मुझे भी कह गया था कि इसको कह देना कि अपनी माँ के घर चली जाए।
इतनी सी बात पर? इतनी सी बात? अरे तुमने जलील करके रख दिया मेरे बेटे को। मेरा बेटा अब दूसरी शादी करेगा और उसके 3-4 बच्चे होंगे, उसके बच्चों से ये घर भर जाएगा। तुम्हारी गाली तुम पर ही पड़ेगी। मैंने समर को कोई गाली नहीं दी, सिर्फ एक मशवरा दिया था। पढ़े लिखे लोग अपने आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, वरना पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? अरे ये अपनी पढ़ाई लिखाई किसी और घर में जाकर दिखाना। मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और डंके की चोट पर करूंगी। देखना अब तुम दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कर दें आप उसकी शादी, लेकिन मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख लो अमन, जब तक हमारा बेटा तुम्हारा दम भरता था हम भी कहते थे भाई दूसरी शादी कर लो, उसे भी साथ रख लो, लेकिन अब वो खुद तुम्हें इस घर में देखना नहीं चाहता, इसलिए कह गया है कि तुम अपना सामान बांधो और अपनी माँ के घर जाओ। तलाकनामा तुम्हें वहीं पहुंच जाएगा। और हाँ, अपनी माँ को कह देना कि अब वो तुम्हारे लिए कोई सेहतमंद हट्टा कट्टा बर ढूंढ ले। अम्मी जान, आपकी भी आगे बैठी है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी को कोसना शुरू किया तुमने। तुम्हारी वजह से मैंने उसका इस घर में आना बंद कर दिया। कैसे उसके बच्चों को हसद से देखती हो, जैसे खा जाओगी। आप कर दे समर की शादी, कल नहीं आज कर दे, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम तो तुम्हें इज्जत से कह रहे हैं कि इस घर से चली जाओ। लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं। समर जब शाम को आएगा और तुम्हें धक्के देकर निकालेगा तो तुम्हें पता चलेगा। धक्के देकर? हाँ, धक्के देकर 10 जूते लगाकर। क्या हुआ है? क्यों रोए चली जा रही हो? कुछ तो बताओ। पता नहीं हम बहनें कैसा नसीब लेकर पैदा हुई, हमारी जिंदगी की आजमाइश खत्म ही नहीं होती, सुन की याद होती है। इम्तिहान कब खत्म होंगे? न जाने खुदा हमसे क्या चाहता है। इस सारी रियासत के बाद कौन से बड़े मनसब पर फाइज हो जाएंगे हम, मुझे नहीं समझ आती। मुझे कुछ बताओ तो सही। खाला, आप और मामा क्यों रो रही हैं? नहीं, खाला तो नहीं रो रही। खाला की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, खाला इसलिए परेशान है। किस फ्रेंड? आप नहीं जानते। आप लोग बाहर जाएं, बाहर जाकर खेलें। जाएं। खाला बताए ना कौन सी फ्रेंड? मैंने कहा ना आपसे बाहर जाकर खेलें। जाएं, उठो। बस करो इन्हें, मत इन मासूम बच्चों को डांटा करो। इनका क्या कसूर है? क्या ये बच्चे इसलिए इस दुनिया में आए हैं कि हम अपना गुस्सा और अपनी भड़ास इन पर निकालें? मत किया करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कुछ मत कहा करो इन्हें। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम रोना बंद करो। जी। एक्सक्यूज मी सर। सर, वो आपसे बात करनी थी एक। प्लीज आप बाद में आइएगा, मैं जरा बिजी हूँ इस वक्त। लेकिन सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस लेनी थी मैंने आपसे। आपने सुना नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ आप जाइए, मुझे काम। अरे जान छूटी उस कमबख्त बांझ औरत से। देखा, मैंने कहती थी कि बाबा जी के तावीज़ों में बहुत दम है। मानती हो ना मेरी बात? अम्मी, शुक्र है जो हम चाहते थे वही हुआ। बस आप जल्दी से मेरे पास आ जाएं, फिर हम लोग वजिया के घर चलेंगे। अरे वजिया के घर तो हम मिठाई लेकर जरूर जाएंगे। तुम्हारे भाई को तो थोड़ा समझा लूं, उसे राम कर लूं, फिर चलते हैं हम लोग। फिक्र ना करो। तो अम्मी जल्दी करें ना, आपने देखा है ना वजिया कितनी अच्छी लड़की है, और अगर हाथ से निकल गई ना तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मैं हाथ से निकलने नहीं दूंगी। मेरा तो दिल करता है कि मैं आज ही उसे बहू बना कर ले आऊं, लेकिन तुम्हारे भाई को संभलने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। बस थोड़ा इंतजार कर लो। अरे अफशा, लगता है तुम्हारा भाई फोन कर रहा है। घर के फोन पर कोई करता है, ठीक है? बाद में बात करती हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो बेटा। हेलो अम्मी, आप फोन नहीं उठा रही थी? वो बेटा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उसका फोन आया हुआ था, उससे बात कर रही थी। लेकिन अम्मी ये नंबर तो एंगेज नहीं था।
नहीं, उसने मेरे मोबाइल पर किया था ना फोन। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, उससे बात कर रही थी और अब तुमसे बात करके रात के खाने पकाने का कुछ सोचूंगी। वैसे कल रात का खाना इतना बचा पड़ा हुआ है, सोच रही हूँ दोपहर में वही खा लूंगी। अम्मी, अमन। अरे चली गई यहाँ से, पैर पटकती भी इतने गुरूर से गई है, और पता है क्या कर गई है कि थूकती हूँ इस घर पर, कभी पलट कर नहीं आऊंगी। अम्मी, क्या अमन ने ये कहा आपको? अरे तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? काश तुम यहाँ होते तो देखते कि कैसा सीना तान कर गई है वो यहाँ से। अरे अम्मी, मियां बीवी में 1000 झगड़े होते हैं, ऐसा क्या कह दिया मैंने उसे? गुस्से में कह दिया चली जाओ तो वो चली गई। अरे समर बेटा, वो तो जाने के बहाने ढूंढ रही थी, उधर तुमने कहा, इधर वो चली गई। अम्मी, क्या वो वाकई घर छोड़ के चली गई है? शुक्राने के नफिल पढ़ो कि जान छूट गई उस बांझ औरत से। अपने ऐब छुपाने के लिए तुम पर इल्जाम तराशियां कर रही थी। अब देखना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और कितनी धूमधाम से करूंगी। अरे उसने तो फोन ही बंद कर दिया, मगर मैं जान दे दूंगी, इस बांझ औरत को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। निदा, क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है? से बात ना करो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बाबा, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। यार, मैं काम करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। मुझे बताओ, इतनी इम्पोर्टेंट ईमेल थी जो मुझे अभी करनी थी, और सर मुझे पता है क्या कह रहे? कह रहे कमरे से चली जाओ। ओह, तुम्हें रूम से निकाल दिया? शुक्र है रूम से ही निकाला है, अगर नौकरी से निकाल देते तो मुझे तो हर वक्त यही टेंशन रहती है कि जितनी भी एफिशिएंसी दिखा लो कोई फायदा नहीं। वैसे निदा, ज्यादा एफिशिएंसी मत दिखाना, क्योंकि ज्यादा होशियारी के चक्कर में भी ना बंदा फंस जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? किस बात से? मेरी इंसल्ट जो हुई है। अरे निदा, कोई नई बात बताओ, वो तो रोज होती है। हाँ ये तो है। मैं एक काम करके आया। तुम इतनी सहूलतों की आती हो, छोटे से घर में तुम कैसे रहोगे? तुम्हें अम्मी के पास चले जाना चाहिए था। जब जिंदगी में सुकून ही ना हो, प्यार ही ना हो, तो बड़े बड़े महल भी झोपड़ा महसूस होते हैं। हर लम्हा, हर पल बेसुकूनी। ये तो तुम सही कह रही हो। जब मैं उस घुटन वाले घर से निकली थी ना, मुझे ऐसा लगा था मैं खुली फिजा में आ गई हूँ, खुलकर सांस ले सकती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहती, लेकिन यावर आते जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी और कोई कमजोरी उनके हाथ आए। लेकिन अहमद, मैं अम्मी का सोचती हूँ, वो ये दूसरा बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकेंगी? पहले ही वो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है, कभी भी हाई रहता है। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता तुम्हारा ही दुख इतना बड़ा है कि मैं ना तुम भी अपनी कमजोर कंधों पर डाल दूं। अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिन यहाँ रह लो। मैं यावर से ये कहूंगी कि तुम मेरी हेल्प के लिए आई हो, इससे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और उन्हें लगेगा कि मेरी बहन को मेरा बहुत ख्याल है। कसम खाती हूँ, मुझे हर लम्हा, हर पल तुम्हारा ख्याल है। मैं इतनी आजाद नहीं थी उस घर में कि बस तुम्हारा सोचती और भागकर तुम्हारे पास आ जाती, तुम्हारी कुछ मदद कर सकती। बस सांस लेने की आजादी थी वहां मुझे। उठना, बैठना, जागना, सोना सब किसी और के इख्तियार में। घर से निकलने की भी इजाजत मुझे अपनी सास से लेनी पड़ती थी। मुझे शर्मिंदा मत करो। जिस दुख से तुम गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ। हर शादीशुदा घर में कोई ना कोई मसले होते हैं, मैं समझती हूँ। अमन, सोचती हूँ उस घर से निकलने के बाद कदम रखने को जमीन नहीं है मेरे पास। कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी?
अरे अम्मी खैरियत तो है, अभी तक सोई नहीं? जिसका बेटा परेशान हो तो कौन सी माँ ऐसी है जिसे नींद आ जाएगी? अम्मी आप परेशान ना हो, परेशानी से कोई मसले हल नहीं होते। अरे परेशानी की कौन सी बात है, अच्छा है मुसीबत टली। अम्मी आप उसके जाने से खुश हैं? बेटा बात मेरी खुशी की नहीं है, और बात तो वाकई खुशी की नहीं है, लेकिन मसला तुम्हारा है। तुम्हारा आंगन वीरान है, सुनसान है, मुझे उसमें हंसते खेलते बच्चे चाहिए। और फिर औरतों की क्या कमी है, सर सलामत पगड़ी हजार। ना शरीयत मना कर रही है ना कोई और मजबूरी है, तो औलाद के इंतजार में इतना कीमती वक्त बर्बाद करना कहाँ की समझदारी है। देखो बेटा, मैं तो पहले ही ये कह रही थी कि तलाक देने की कोई जरूरत नहीं। इसका खर्चा पानी भी देखो, और जो दूसरी आएगी उसे भी संभालो। अम्मी आप क्या बेवक्त की बातें लेके बैठ गई? आपको तो बस बहाना चाहिए, हर वक्त दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी। देखिए मैंने आपको भी कहा है और मैं अमन को भी यही कह रहा था कि अगर मेरी किस्मत में औलाद है तो मुझे मिलेगी। फर्ज करें मैं दूसरी शादी करता हूं और मुझे औलाद नहीं होती, तो फिर? तो माँ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे मैं तो ये सब कुछ तुम्हारी हमदर्दी और भलाई में ही कर रही थी। अभी फिलहाल आप इस टॉपिक पर मेरे साथ बात मत करें। मैंने अमन को घर से जाने के लिए कहा है, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। ये गुस्सा चढ़ गया था। अच्छा अम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, आप भी जाएं आराम करें, मैं भी जाके आराम करूँ। अरे मेरी भैया, इतने हर्फों की बनी हुई बहू मिली है तौबा, और शक्ल से इतनी मासूम लगती है जैसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। और एक उसकी माँ है, पता नहीं किस काले एरी वाले के पास जाती है। ऐसा मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में किया है, इस कमबख्त के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं। मैं तो समझ रही थी कि चलो बस कम जहां पाक जान छोड़ी, लेकिन लगता है काम बना नहीं, अब कुछ और ही करना पड़ेगा। For God's sake निदा, लगता है तुम्हारा प्लग निकालना पड़ेगा। इतना मत हंसा करो। आज तो मैं दिल खोल के हंसूंगी, जितना भी हंसता हंसूंगी, क्योंकि आज तुम्हारे जले हुए भुने हुए सर जो नहीं आए, वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे बॉस हैं। वैसे तौबा, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं किस घुटन में काम कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। तो तुम एक काम करो ना, दूसरी जगह एप्लीकेशंस देना शुरू कर दो। जल्द से जल्द तुम यहाँ से निकल सकोगी, दो लोगों का भला हो जाएगा, एक तो मेरा और दूसरे बेचारे बॉस का, जो पता नहीं किस मजबूरी में तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। प्लीज, मुझसे ज्यादा अच्छी सेक्रेटरी उन्हें मिल ही नहीं सकती। पता है मैं पूरा दिन काम करती हूँ, और अगर शाम को लेट भी हो जाए तो मैं अपना काम खत्म करके घर जाती हूँ, क्योंकि ना मैं टर्मिनेट नहीं हो सकती। मुझे पैसों की जरूरत है, और तुम्हें पता ही है हम लोग कितने परेशान हैं, और मेरी बहुत मजबूरी है, इसीलिए तो मैं दूसरों से ज्यादा एफिशिएंट हूँ। हाँ वो अलग बात है कि तुम्हारी एफिशिएंसी तुम्हारे गले पड़ जाती है। कोई एक दिन ऐसा गुजरा है जिस दिन बॉस से तुम्हें झाड़ना पड़ी हो? मुझे तो लगता है कि सर पैदाइशी अपसेट है, और ऑफिस आके अपना सारा स्ट्रेस मुझी पर निकालते हैं। कोई और तो उन्हें मिलता नहीं है ना। वैसे कमाल की बात है ना, जब तक तुम नहीं आई थी बॉस अपना स्ट्रेस कहीं नहीं निकालते थे। पूरे ऑफिस में कंप्लीटली खामोशी होती थी, ना बॉस के आने का पता चलता था और ना जाने का। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं नाअहल हूँ, मुझे काम करना नहीं आता? सुनो, आज मैं तुम्हें एक बंद कमरे की बात बताती हूँ। बंद कमरे की बात? पता है मैं जब भी सर के कमरे में जाती हूँ ना, मुझे लगता है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि मुझे देखते ही चिल्लाने लग जाते हैं। मुझे ये भी लगता है कि उनके ना अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, इसीलिए तो वो
यहाँ आके सारा स्ट्रेस मेरे ऊपर निकालते हैं। वाह भाई वाह, शादीशुदा नहीं हो लेकिन तजुर्बेकार बहुत हो तुम। मैंने सुना है कि जिन लोगों की शादीशुदा लाइफ ठीक ना हो ना, वो अपनी सारी परेशानियां इधर उधर निकालते फिरते हैं। हमें तो लगता है बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। वैसे पहली बार जो है ना, तुमने बड़े पते की बात की। तुम्हें तो लड़की होने का मार्जिन मिल भी जाएगा, हमें तो खड़े खड़े टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वैसे थैंक यू सो मच निदा, तुम ना होती तो हमें बंद कमरे की बात कभी पता नहीं लगती। You're welcome. अम्मी, अम्मी, अरे अम्मी आपने तो मेरे हाथ पांव फैला दिए हैं। अरे बेटा एक से भले दो, मेरा दिल तो इतनी तेजी में धड़क रहा है मानो जैसे बाहर आ जाएगा। पर हुआ क्या है? अरे तुम्हें क्या मालूम कि वो कमबख्त किस धड़ल्ले से घर छोड़कर गई है, और तुम्हारा भाई उसकी याद में कमरा बंद करके बैठा आंसू बहा रहा है। दफ्तर भी नहीं गया आज। क्या भाई रो रहे हैं? हाँ, 2-3 दफा गई हूँ, कमरा नॉक किया है कि नाश्ते के लिए आ जाओ। हर दफा एक ही जवाब आता है, नाश्ता करना होगा तो मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब भाई डिप्रेस्ड है? अल्लाह जाने मेरे बच्चे पर उस कलमूही ने क्या कर दिया है। कौन सा तावीज घोल कर पिलाया है, ना वो किसी की तरफ देखता है ना किसी की सुनता है। मैं भाई को आवाज देकर आती हूँ, देखती कर क्या रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आवाज दोगी तो वो चिढ़ जाएगा। तो अम्मी आपको इतनी जल्दी क्या है? थोड़े दिन भाभी को मैके में रहने दीजिए, भाई को सोचने दें, फिर देखते हैं करना क्या है। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो इतनी नफरत से कह रहा था कि घर छोड़कर चली जाओ। मैं तो यही समझी कि बाबा जी के तावीज़ों ने असर शुरू कर दिया है। अम्मी तो आपके बाबा जी के तावीज़ों पर ना मुझे भरोसा नहीं है, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वो बुजुर्गों की शान में इस तरह नहीं कहती। वो कौन सा सुन रहे हैं? वो तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उनके मौक्कल तो आसपास ही होते हैं ना। ये ना हो कि उनका कोई अमल उल्टा हो जाए। अम्मी अभी तक कोई अमल उन्होंने सीधा किया है? सारे अमल तो उल्टे कर रहे हैं वो। अरे बेटा ये मेरे हाथ जुड़े, चुप कर जाओ, बाबा जलाल में आ जाएंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा। अम्मी एक तो आप भी बहुत सीधी हैं, मौक्कल को इंसान थोड़ी है जो लगाई बुझाई करेंगे। अच्छा अच्छा, तुम बैठो थोड़ी देर, ठंडा पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। अमन, मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। अगर यावर आए तो उन्हें प्लीज बताना मत अपने बारे में कुछ। कितनी देर में आ जाऊंगी? आधे घंटे में आ जाऊंगी। चलो मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। तुम्हारी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अरे फारिग बैठ के क्या करूँगी, बना लेती हूँ ना खाना। चलो ठीक है। भाई हम आपसे अगर कुछ कहते नहीं हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अब भाभी चली गई हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो इस घर में खुश नहीं थी। अफशा प्लीज ये बातें मत करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ ऑलरेडी। हम तो चाहते हैं कि आप हर वक्त खुश रहें। जब मैं दूसरे के भाइयों को देखती हूँ ना, उनके बीवी बच्चों के साथ खुश, दिल पे मेरे बहुत चोट लगती है कि मेरा भी तो भाई है। अच्छा तुम यहाँ यही बातें करने आई? नहीं भाई, मैं तो अम्मी की खैरियत पता करने आई थी। पता चला कि अम्मी बहुत परेशान है आपकी वजह से। अरे अम्मी क्यों परेशान है, क्या हुआ है? मैं ठीक है, मुझे जरा गुस्सा चढ़ गया, मैं बोल गया, अमन को भी गुस्सा चढ़ा, वो चली गई यहाँ से। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा फैसला कर लूं। क्या मतलब? अभी तक आपने कोई फैसला ही नहीं किया? क्या मतलब? तुम लोग इंतजार कर रहे हो कोई फैसला करो? नहीं भाई, वो अम्मी बता रही थी कि आपकी और भाभी की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है और भाभी आपको बहुत बुरा भला कहती है, अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। बेवकूफी कर रही है वो, आ जाएगी उसको अकल। कितना बड़ा दिल है भाई आपका। एक औरत आप पर कैसे कैसे इल्जामात लगा रही है और आप अभी भी उसी का फेवर कर रहे हैं। अफशा, अफशा मेरी बहन, मेरी बात सुनो, तुम छोटी हो, जज्बात से काम ले रही हो तुम। भाई मुझे जरा गुस्सा चढ़ा, मैंने बोल दिया, अमन को भी गुस्सा चढ़ा, वो चली गई यहाँ से। इसका ये मतलब नहीं कि वो वापस नहीं आएगी। और देखो, अगर वो वापस नहीं भी आएगी तो मैं चला जाऊंगा उसको लेने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत बड़े बड़े फैसले अब मैं कर लूं।
एमन छोड़ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अमन बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत तो है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ तो सही, मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। तुम रो क्यों रही हो? आखिर बताती क्यों नहीं हो? हुआ क्या है? कुछ ना पूछे अम्मी, मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मुझे सही सही बताओ, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, बहुत हिम्मत है मुझ में। मेरी दो दो बेटियां इतना दुख उठा रही हैं। अगर मैं मर जाऊंगी बेटा तो तुम अपनी दिल की बात किससे कहोगी? देखो बेटा, माँ से कुछ मत छुपाओ, माँ से कुछ नहीं छुप सकता। एक ना एक दिन तो सब कुछ पता चल जाएगा ना, फिर क्या होगा? हमने पहले एमन का इतना दुख उठाया, मैं क्यों आपके दुख में मजीद इजाफा करूं? मैं मर क्यों नहीं गई यहाँ आने से पहले? बेटा खुदा के लिए जल्दी से बता दो, आखिर हुआ क्या है? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी ना तो मैं मर जाऊंगी यहीं पर खड़े खड़े। अम्मी मैं भी एमन की तरह उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ। क्या? मर्द को औलाद की जरूरत होती है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि औरत को औलाद की कमी महसूस नहीं होती? औरत को औलाद नहीं चाहिए होती? तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन हर मामले में औरत को ही सब्र करना पड़ता है। अगर तुम्हारा शौहर इज्जत से तुम्हें अपने छत तले लेकर बैठा हुआ है तो उसे तुम बार बार क्यों याद दिलाती हो कि वो बाप नहीं बन सकता? इसलिए अम्मी कि मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं और डॉक्टर्स कहते हैं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं आप अपने शौहर के टेस्ट कराएं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़े से इलाज के बाद ठीक हो सकती है। तो क्यों ना कहूँ मैं समर से? समर को कोई एहसास नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनते, कोई स्टेप नहीं उठाते। हाँ तो ठीक है ना, अगर उसे अपने अंदर कोई कमी महसूस नहीं होती तो तुम क्यों पीछे पड़ी हुई हो? मैं कब पीछे पड़ रही हूँ? उस घर में मेरी सास और मेरी नंद हर वक्त समर की दूसरी शादी के मंसूबे बनाती रहती है। उसकी माँ और बहन बनाते हैं ना, वो खुद तो नहीं बना रहा ना? क्या उसने तुमसे कभी दूसरी शादी करने की बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। तो ठीक है बेटा, मैं समर से खुद बात करती हूँ कि वो तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को नजरअंदाज कर दे और तुम्हें अपने घर ले जाए। अम्मी लेकिन मैंने क्या गलती की है? आजकल सब पढ़े लिखे लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तुम अपने शौहर के साथ छत के नीचे बैठी हो ना आराम से, वहां से निकलकर ना शौहर साथ है और ना ही औलाद। बेटा खुदा ना खास्ता अगर अलैदगी हो गई ना तो तलाक का धब्बा लग जाएगा, और इस दाग के साथ औरत का जीना इतना आसान नहीं है। मैं आज ही बात करती हूँ समर से। अच्छा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई प्रॉब्लम? नो सर, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, वो आपका ऑफिस खाली खाली सा है तो आप याद आ रहे थे। आपने इस फजूल बात के लिए मुझे फोन किया? नो सर, ये फजूल बकवास तो नहीं है सर। देखिए मैं आपके साथ काम करती हूँ तो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको फोन करके जरूर पूछूं। बल्कि मेरा अखलाकी फर्ज नहीं सर, सबका अखलाकी फर्ज बनता है जो भी इस ऑफिस में काम करते हैं कि वो आपकी तबीयत जरूर पूछें। लेकिन जरूरी नहीं कि बाजमात मेरी खैरियत पता की जाए। ऑफिस में सबको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज आइंदा इस तरह फजूल फोन मुझे ना कीजिए। सर लेकिन जो लोग साथ काम करते हैं उनको तबीयत तो जरूर पूछनी चाहिए एक दूसरे की। जरूर कीजिए, लेकिन मैं आपको मना करूं कि आप मेरी खैरियत मालूम ना कीजिए। आप जाके पाकिस्तान में किसी की भी खैरियत मालूम कर लीजिए, समझिए? आप दोबारा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है आपको। वक्त डांटते ही रहते हैं। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि तुम एमन को परेशान करने वहां पहुंच गई? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था।
अम्मी मैंने सोचा कि आप पहले ही उसकी वजह से इतनी परेशान होंगी, इसलिए मैं नहीं आई। अगर कल तक पता नहीं चलता तो आज तो पता चल जाना था ना। एमन खुद ही अपने हालात की वजह से इतना परेशान है और तुम उसके घर पहुंच गई। मैं खुद इतनी अपसेट थी अपनी परेशानी में, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए अब वहां चली गई। जो हुआ सो हुआ, मैं अभी समर को फोन करती हूँ। नहीं, आप प्लीज समर को फोन ना करें। मैं उनसे कोई झगड़ा करके नहीं आई, उन्होंने मुझे खुद कहा है उस घर से जाने के लिए। बेटा मर्द तो गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। उसने कहा और तुम चली आई। औरत जात इतनी आजाद कहाँ है बेटा कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें, आगे पीछे देखना पड़ता है। अम्मी ठीक है ना, मैं इंतजार कर लेती हूँ कि समर को कब मेरा ख्याल आएगा। आप प्लीज उन्हें फोन ना करें। अगर हम बड़े तुम बच्चों की बातों पे चलने लगे ना तो दूर दूर तक कोई घर बसा हुआ नहीं देख सकेंगे। हर घर में ये बातें होती हैं बेटा। तुम आराम से बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। अम्मी प्लीज प्लीज, आप तो मेरी माँ है, मेरा ख्याल करें, मुझे इतना ना गिराएं। मैं तुम्हें कहाँ गिरा रही हूँ बेटा, मैं तो अपनी और तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बेटा, जिस औरत की गोद खाली होती है ना, कसूरवार उसे ही समझा जाता है। मर्द को कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि मर्द को तो शाबाशी दी जाती है कि वो औलाद की खातिर दूसरी शादी कर रहा है, वो उसका हक है। तुम आराम से बैठो, बस बच्ची हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी। अम्मी, समर को अपनी ज्यादती का एहसास होना चाहिए। अगर आप उनकी मिन्नत समाजत करेंगी, खुशामद करेंगी, तो उस घर में मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसकी कहाँ खुशामद करूंगी बेटा, मैं तो बल्कि उससे ये कहूंगी कि होश की दवा करें, अपने घर को तमाशा ना बनाए। और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उसका गुस्सा उतरा या नहीं। मैं उसके मूड के मुताबिक ही उससे बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। देख लें अम्मी। देख लिया, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। खुदा ना खास्ता बात बढ़ गई और कोई फैसला हो गया तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकूंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी शादी अम्मी? इस सब से गुजरने के बाद कोई बेवकूफी होगा जो दूसरी शादी के बारे में सोचेगा भी। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है ना मुझे पता है ना तुम्हें। मुझे अपना काम करने दो। अरे आज तो सुबह से घर के फोन की घंटियां बज रही हैं। भाभी कर रही होंगी, चली तो गई, अब पछता रही होंगी। तो और क्या, यहाँ तो बड़े आराम से ठंडी छांव में बैठी थी ना। पर वैसे भी ऐसी बांझ बंजर को तलाक हो जाए तो कोई नहीं करता दूसरी शादी, कौन पूछेगा इसे। हाँ, अब उनकी अम्मी ने समझाया होगा ना। गई तो बड़ी अकड़ के थी। अरे वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था, अकड़ कर गई थी। जो औरत आराम से अपना घर छोड़कर चली जाए उसके बारे में और क्या कहेंगे। पर अम्मी आप तो कह रही थी कि वो बड़ी पांव पटकती हुई गई हैं। अरे मेरे मुंह से निकल गया होगा, तुम तो मेरी बात पकड़ लेती हो। वैसे अम्मी, भाई की कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी है। अरे वही सुबह से घंटियां बजा बजा कर तंग कर रही है मेरे बेटे को, और वो गुस्से में फोन नहीं उठा रहा। मेरा मासूम बच्चा। जाओ मेरे लिए एक गिलास शरबत बना के लिया, सुबह से बोल बोल के गला खुश्क हो गया मेरा। चल आती हूँ, परेशान नहीं हूँ, आ जाएंगे। बेटा उसका मोबाइल बंद है, ऑफिस फोन मिलाती हूँ। अम्मी रहने देना, मत फोन करें। उनकी तरफ से फोन आएगा तो आप बात कर लीजिएगा, मेरा कुछ तो भरम रहने दें। बेटा भरम उस वक्त अच्छा लगता है जब बेटी अपने घर पर हो। हाँ तो कुछ देर वेट कर लेते हैं ना, हो सकता है समर को एहसास हो जाए और वो खुद फोन कर ले। नहीं, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब तुम्हें कहेंगे कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के तो तुम्हें घर से नहीं निकाला ना, मुंह से ही कहा था ना जाने के लिए। उन्होंने इसी अंदाज से कहा था अम्मी, जिससे लगता था कि अगर मैं घर छोड़कर ना गई तो शाम को आके वो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। बेटा बहुत मुश्किलों से घर बनाया जाता है, उसे इतनी आसानी से मत तोड़ो। तुम्हारा जहन अभी तुम्हारे अपने काबू में नहीं है, तो मुझ पे भरोसा रखो।
और सुनो, रात को क्या करती रही? कुछ खास नहीं, बस बच्चे तंग कर रहे थे। आज समर ऑफिस नहीं गए तो उसके सारे फोन घर पर आ गए। अम्मी उठाए तो सही, आप ही का ना हो गई। मेरे सारे फोन मेरे मोबाइल पर आते हैं। अम्मी कहीं भाभी का ना हो। कल मोही का फोन ना हो, लगता है समर ने उठा लिया है। सुने तो सही, क्या क्या रही हैं? अरे नहीं नहीं, उसे पता चल गया तो खामाखा गुस्से में भरा बैठा है, ये ना हो कि हम पर ही चढ़ दौड़े। अच्छा मैं सुनती हूँ, आराम से सुनूंगी, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। एक मिनट। आंटी, इंसान पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह जाता है। हाँ बेटा, मैं भी अमन को यही समझा रही थी कि शौहर की बातों का बुरा नहीं मनाया जाता। आंटी हद हो गई है, ऑफिस में इतने काम होते हैं, थक हार के मैं घर आता हूँ, इसकी एक ही रट लगी होती। अम्मी, भाभी की अम्मी का फोन है। आराम से, भाई को पता ना चले कि आप सुन रही हैं। बेटा मैं उसे समझा दूंगी, तुम अब आराम करो, मगर शाम को उसको लेने आ जाना मेरे कहने पर, मैं इंतजार करूंगी। नहीं आंटी, मैं उसको लेने नहीं आऊंगा। क्या मतलब? आंटी देखिए, सीधा सा मतलब है, वो खुद गई है, वो खुद वापस आएगी। बेटा अगर तुम आ जाते तो ये मामला बहुत जल्दी हल हो जाता, और उसके दिल में तुम्हारे लिए कदर भी ज्यादा हो जाती। आंटी मुझे लगता है मैं कुछ भी कर लूं, उसके दिल में मेरे लिए कदर कभी भी नहीं पैदा होगी। नहीं नहीं बेटा, हम लोग वो लोग नहीं हैं जो बेटियों को घर पर बिठा लें, हम इज्जतदार लोग हैं। मेरा कहा मान लो बेटा। आंटी मैं 10 बार आ जाऊंगी, लेकिन इस बार वो खुद वापस आएगी। क्या बोल रही थी? अरे बताए ना, क्या बोल रही थी? ठहर जाओ, बताती हूँ तुम्हें। क्या कोई ऐसी बात थी कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है? आ रही है वो मोहतरमा। अरे हमारे तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया। क्या मतलब, भाभी घर आ रही हैं? जी, उनकी अम्मी जान फरमा रही थी कि आप इसे आकर ले जाएं। समर ने कह दिया कि इस दफा मैं नहीं आऊंगा, वो खुद गई है, खुद वापस आ जाए। अब जाहिर सी बात है वो चली आएंगी। अम्मी, आपके बाबा जी ना बिल्कुल फजूल हैं। मेरे बच्चे घर पे अकेले, मैं जा रही हूँ। अरे तुम तो मेरी बात सुनो। आप ये पी लीजिए, मैं दूसरा ग्लास आपको फिर ला देती हूँ। वो घर में अभी तक जग नहीं है। जग नहीं है? अरे तुमने अभी तक एक जग नहीं खरीदा? कौन सा सोने के भाव मिलता है जग? 150 रुपए में अच्छा प्लास्टिक का जग मिल जाता है। अम्मी आपको पता है कि मैं इस हालत में बाहर नहीं जाती, और यावर घर बहुत देर से आते हैं। हमारा बच्चा बड़ी तकलीफ में है, अल्लाह देख रहा है हमारा सब्र। तुम धक्के खिलवा रही हो, हम धक्के खा रहे हैं, क्या करें, वक्त ही कुछ ऐसा। तुम्हारी नाज बर्दारियां नहीं उठाएं तो क्या करें। अरे एक ही तो बेटा है हमारा, एक ही बहू है, उससे में कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है तो तुम तो बुरा ही मान गई। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ भुला दिया। आप मेरे घर चल कर आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अरे क्यों नहीं आती, 100 दफा आऊंगी। मेरे बेटे का घर है, घास फूस की झोपड़ी होती तब भी आती, ये तो फिर भी अच्छा भला घर है। क्या पता तुम्हारे नसीब से अल्लाह उसे बड़ा घर दे दे, या फिर शायद आने वाले के नसीब से। वो कहते हैं ना, आने वाला अपना नसीब खुद साथ लेकर आता है। आप दुआ कीजिए अम्मी, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे, और अल्लाह करे कि
मेरी आजमाइश भी पूरी हो जाए। आमीन। अल्लाह ने चाहा तो इस दफा पोता ही खिलाऊंगी। अम्मी प्लीज अभी रुक जाएं, सोचने दें मुझे भी और समर को भी। बेटा मैं तुम्हें अकेले जाने के लिए कब कह रही हूँ, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्लीज आज की रात मुझे सुकून से सो लेने दें। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ, कुछ सोचने दें मुझे। बेटे सुकून तो सिर्फ अपने घर में होता है। शादीशुदा औरत को अपने घर के अलावा कहीं सुकून नहीं मिलता, चाहे उसके घर में कितने फसाद झगड़े दंगे क्यों ना हो। अपना घर अपना होता है बेटा। अबू शायद मैं आप लोगों को समझा ही नहीं पा रही हूँ। आप लोग नहीं समझ सकते कि उस घर में मैं एक एक पल कैसे गुजारती हूँ। प्लीज एक मर्तबा समर को एहसास तो होने दें। बेटे मैं तो कहता हूँ वक्त जाया मत करो। बाज़ औक़ात जिद बहस में वक्त हाथ से निकल जाता है। एक और बात बेटा, अपने मर्द के साथ कभी अना की बहस मत करना, उसका पल्ला भारी है। वो क्यों तुम्हारी मेरी खुशामद करने यहां आएगा। मैं तो कहता हूं कि अपनी मां की बात मान लो और चली जाओ। बेटा तुम ये सोचो कि तुम खुद चल के जाओगी तो उसकी नजरों से गिर जाओगी। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि उसकी नजरों में तुम्हारी और इज्जत होगी और वो जरूर ये सोचेगा कि तुम घर बनाने वाली औरत हो, घर बिगाड़ने वाली नहीं। मैं आपके कहने पर चली जाती हूँ, लेकिन आप सोच लें आइंदा कोई ऐसी बात हुई तो ना मैं आपके घर आऊंगी और ना ऐमन की तरफ जाऊंगी। फिर मैं कुछ और ही सोचूंगी। बुरी बात बेटा, वैसे इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर समर के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं होती तो उसके लिए यही बहाना काफी था कि तुम उसका घर छोड़कर यहाँ चली आई हो। वो तो तुम्हें खुद कह रहा है आने के लिए। बेटा शाबाश, देर मत करो, तैयार हो जाओ। चलो। अरे ये सब पट्टियां उसकी माँ ने पढ़ाई होंगी, बड़ी चालाक औरत है वो। अरे आप उस घर को जाकर देखें, मेरा तो 1 घंटा वहां बैठना मुश्किल हो गया। ऐसा तप रहा था जैसे दोज़ख। पता नहीं मेरा बच्चा कैसे वहां रहता होगा। शुक्र है दिन में वहां नहीं होता, लेकिन रात कैसे गुजरती होगी। इस औरत की वजह से मेरा बच्चा कितनी अजाब में है। अच्छा खैर चलो तुम टेंशन ना लो, 2-1 महीने की बात है ना। या तो महीने 2 महीने में इस घर में आ जाएगी या चली जाएगी अपने माँ बाप के घर। तुम बेकार में टेंशन मत लेती रहा करो, फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता। फिर एक तो सारे दिन अपने झंझटों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर रात को तुम्हें लेके अस्पतालों में घूमता फिरूं। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? अपने बच्चे की तो फिक्र कर रही हूँ ना। उस औरत की वजह से कितने अजाब में है वो। अरे तो उसको वहां जाने की जरूरत क्या है? अब ऐसे भी ना कहें, रात में हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा तो वही जाएगा ना। वो तो वहां नहीं गई है, कौन आएगा उसकी मदद के लिए? इस औरत ने तो पूरे घर को अजाब में डाला हुआ है। अरे मुझे पता है, वो दरअसल बेटा पैदा करने जा रही है। बहरहाल बेटा पैदा हो गया तो बेटा हमारा, वो जाए अपनी माँ के घर। अच्छा तो उसकी औलाद को आप पालेंगे? अरे भाई अगर आराम से इस घर में रहेगी तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना मैं रखने वाला नहीं हूँ उसको। हाँ ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अगर ज्यादा नखरे दिखाएगी तो जाए अपने बाप के घर। अच्छा सुनो, मैंने तो कारी साहब से बेटे का नाम भी निकलवा लिया है। बड़ा ही खूबसूरत नाम। अरे मुझे भी तो बताएं, जब नाम रखेंगे जब मिठाई बांटेंगे, जब छठी नहलाएंगे तब भी मिठाई बांटेंगे। पूरे खानदान को दावत पे बुलाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या है? मेरे घर में क्या दरख्तों पे नोट लगते हैं? नाम रखेंगे तो मिठाई बांटेंगे, फलाना करेंगे तो मिठाई बांटेंगे हैं? मेरे पास इतने खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। राग बना रखा हर चीज को। यार सारे ही भुलवा दिया यार, कमाल करती है यार। अब फिर से दोबारा से मुझे सारा हिसाब किताब करना पड़ेगा। आप बस यही करते रहा करें। यार ये अम्मी दवा खा लीजिए, उठे। अरे बेटा
ये डॉक्टर दवा खिला खिला कर मुझे मार देंगे। एक दफा गोली ही क्यों नहीं मार देते? अरे अम्मी क्या हो गया, लोग बीमार होते हैं, दवा खाते हैं, कुछ नहीं होता आपको, प्लीज। ये दवाओं से दूर होने वाला रोग नहीं है, मेरा तो रोग ही दूसरा है। अभी खुदा ना खास्ता कैसी बातें कर रही हैं आपको कुछ नहीं होगा, ये ले। अरे मेरा एक ही बेटा है, वो भी बे औलाद। 3-4 बेटे होते तो मैं बर्दाश्त कर लेती कि चलो एक की नहीं है तो क्या हुआ, औलाद बाकी बेटों की तो है। अम्मी हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है, बस समझे ये हमारी जिंदगी की परेशानी है। आप जरा सब्र करें, खुदा ठीक कर देगा। देखो अफशा का फोन होगा, उसे ही मेरी फिक्र पड़ी रहती है। अम्मी आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। हेलो सर, मैं निदा बोल रही हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको लैंडलाइन पे फोन कर लिया। सर आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। थैंक गॉड कि आप मुझे मिल गए। निदा आप मुझे क्यों फोन कर रही हैं इस वक्त? आप अभी तक ऑफिस में हैं? नहीं सर, मैं घर से बोल रही हूँ। सर मुझे आपकी इस वक्त बहुत जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज सर आप जल्दी घर आ जाइए। देखिए ना मत बोलिएगा सर। सर भले आप मुझे कल टर्मिनेट कर दें। सर टर्मिनेट क्या करेंगे, हो सकता है कि मैं खुद ही कल से ना आऊं ऑफिस अगर आप ना आए। ठीक है सर, हो सकता है मैं जहर ही खा लूंगी। प्लीज सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप बस आ जाइए यहाँ पर। क्या बात है मिस निदा, आप मुझे इस वक्त घर क्यों बुला रही हैं? सर प्लीज आप इस वक्त टाइम जाया मत करें। सर मैं आज के बाद आपसे कभी हेल्प नहीं मांगूंगी, और सर हेल्प क्या मांगूंगी, मैं तो शायद हेल्प मांगने के काबिल ही ना रहूं। निदा सर देखिए मैंने उमैर को भी फोन किया था लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। सर प्लीज इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। सर अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। सर मैं कल से ऑफिस भी नहीं आऊंगी, लेकिन आप इस वक्त प्लीज सर जल्दी आ जाइए। अच्छा चलिए अपना एड्रेस बताएं। जी सर मैं आपको अपना घर का एड्रेस बताती हूँ, लेकिन सर आप प्लीज लेट मत होइएगा। सर लिखिए 31/1 कमालिस्तान नाज़िमाबाद। सर आ रहे हैं ना आप? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। जी सर मैं आपका वेट कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, इमरजेंसी है, आप प्लीज आए ना, अंदर आए। बेटा मैं ज्यादा देर रुकूंगी नहीं, बहुत रात हो गई है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रसल जी मुझे कहीं पहुंचना है बहुत जरूरी, आप प्लीज अंदर बैठे, मैं फिर करूंगा आपसे बात। बेटा हमसे क्यों गुस्सा हो, मैंने तो कभी उफ नहीं किया तुम्हारे साथ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम हमेशा हमसे तमीज से मोहब्बत से पेश आए हो। आप जरा 2 मिनट ना आती तो मैं निकल चुका होता। एक्चुअली मुझे पहुंचना है कहीं बहुत जरूरी, आप प्लीज बैठे, हम फिर बात करेंगे। ये यहाँ पर आने से बहुत घबरा रही थी। क्यों घबरा रही थी? हाँ मैंने इसे समझाया कि मर्द की बात पे गुस्सा नहीं होते, और जो बीवियां सब्र करती हैं शौहर उनकी हमेशा बहुत कदर करते हैं। जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है इसे, और मैं कहूँगा कि आप इसको ये भी बता दें कि ये घर अगर मेरा और अम्मी का है तो अमन का भी है। आप प्लीज आइए अंदर। नाना जी प्लीज ये टैबलेट्स खा लें। अरे हमने तैयार किया है, हम ये अंग्रेजी दवाएं नहीं खाएंगे, लानत भेजते हैं हमें अंग्रेजी दवाओं पर। हमें खानी होती तो हम जाके अस्पताल चले जाते, किसी ने जंजीरों से बांधा हो तो ये हमें। नाना जान ये टैबलेट नहीं है, ये विटामिन की गोली है। आपका बीपी लो रहता है ना, मैंने डॉक्टर से पता किया था, उन्होंने कहा है अगर आप ये विटामिन लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अरे हमें नहीं एतबार इन डॉक्टरों पर, कोई एतकाद नहीं। अभी हमारे हकीम साहब आ रहे हैं, वो दवाई लेके आएंगे, वो खाते ही इंशाल्लाह हम ठीक ठाक हो जाएंगे। हाँ नाना
नाना जान, आप हकीम साहब की दवा पिछले 2 साल से खा रहे हैं। आधी रोटी से ज्यादा आपसे खाई नहीं जाती, 2 कदम आपसे चले नहीं जाते। मुझे बताएं, हकीम साहब की दवा से आपको क्या फायदा हो रहा है? देखो खबरदार बेटा, हमारा हकीम साहब की बेइज्जती मत करना। वो बहुत हाजिर हकीम है, वो बादशाहों नवाबों का इलाज किया करते थे। हाँ, आपने ये तो सुना है कि उनके बाप दादा बादशाहों का इलाज किया करते थे, लेकिन आपको ये पता है कि वो बादशाह उस इलाज के बाद कितने दिन जिंदा रहते थे? अब चाहे तुम जमीन आसमान एक कर दो, हमने कसम खाई है ये दवाएं अंग्रेजी हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। नाना जान, ये खुदकुशी होगी। आपने कभी सोचा कि अगर आप नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? इतने सालों से कह रहे हैं मामू के हमें बुलाएंगे बुलाएंगे, कभी आपके होते हुए तो बुलाया नहीं। अगर आप ना रहे तो मुझे बुलाएंगे क्या वो? मेरा तो सोचिए। अरे बाहर जाना कोई आसान काम है? ऐसा थोड़ी है कि कागज पे ठप्पा लगा, हम जहाज पे बैठे और पहुंच गए अमेरिका। नाना जान प्लीज ये टैबलेट खा लें, आप मुझसे कसम ले लें, ये दवाई नहीं है। अरे बनी तो अंग्रेजी नुस्खे पे है ना। नाना जान प्लीज खा लें टैबलेट, कुछ मेरा तो ख्याल कीजिए। अरे बेटा, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। हमने हकीम साहब से कह दिया, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारे हाथ में लेकर देंगे। नाना जान, मैं इस घर से चली जाऊंगी तो फिर आपका क्या होगा? अरे बेटा, तू क्या फिक्र करती है? सलमान वहां से इतने पैसे भेज देता है, कोई नौकर वोकर रख लेंगे ना। 3 महीने में 1 दफा भेजते हैं वो पैसे। भेज तो देता है ना कम से कम। नाना जान, हम पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और जितने वो पैसे भेजते हैं उससे ज्यादा तो हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। अरे बेटा, तो क्या करें, दवा दारू पे पैसे उठ ही जाते हैं ना। और वैसे मैंने पिछली दफा उसका टेलीफोन आया था ना, मैंने कह दिया कुछ ज्यादा पैसे भेज दिया करे। हाँ हाँ, और उसके बाद उनका कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, बस मैं हल्कान हो गया, तो मेरी जान मत खाओ। वो हकीम साहब आते होंगे दवा लेकर, हम खाकर ठीक ठाक हो जाएंगे। बेटा बस करो। प्लीज सर, आप जल्दी घर आ जाइए। देखिए, ना मत बोलिएगा सर, भले आप मुझे कल टर्मिनेट कर दें। सर टर्मिनेट क्या करेंगे? हो सकता है कि मैं खुद ही कल से ना आऊं ऑफिस अगर आप ना आए। देखिए सर, हो सकता है मैं जहर ही खा लूंगी। प्लीज सर, मैं बहुत परेशान हूँ, आप बस आ जाइए यहाँ पर। बानो बहन, बहू तो बेटी की तरह होती है। अब देखिए ना, आपकी तबीयत खराब है और समर को अचानक बाहर जाना पड़ गया है। दुख में, बीमारी में अपने ही लोग काम आते हैं। अमन आपकी बेटी की तरह है और आपके घर में आपकी खिदमत के लिए आई है। बड़ी मेहरबानी जी आप लोगों की, बड़ा एहसान किया। खैर, अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि हिलकर पानी ना पी सकूं। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि जिस नखरे से ये इस घर को ठोकर मार कर गई थी, अब क्या मुंह लेकर आई है। अम्मी जान, मैं खुदा न खास्ता ठोकर मार कर नहीं गई थी। आप भी मुझे जाने के लिए कह रही थी और समर भी जाने के लिए कह रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। बस बस, माँ के सामने ज्यादा टिस्से बहाने की जरूरत नहीं। हमें नहीं जरूरत तुम्हारी या तुम्हारी खिदमतों की। कल मैं अपने बेटे का निकाह पढ़ा दूं, बहू आ जाएगी, हो जाएंगी खिदमतें भी। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? बात फालतू मैंने उस दिन मुंह से निकाली थी जिस दिन इस बांझ का रिश्ता मैं अपने बेटे से करने गई थी। अब जो मेरी बहू आएगी वो तो बड़ी भागो भरी होगी, 7 पोते पोतियां पैदा करेगी, मेरे बेटे का नाम रोशन करेगी। बानो आपा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी बहू से आपके 7 पोते होंगे। आप अच्छी उम्मीद रखिए। अगर इतनी ही अल्लाह वाली हैं तो घर बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। इस पहाड़ को फिर क्यों मेरे सर पर लाकर बिठा दिया? बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाएं। बेटा, सास की बातों का बुरा नहीं मनाया करो। सास माँ की जगह होती है। अब 10 बातें मेरी भी तो सुन लेती हो ना, तुम्हें सास की भी बातें सुन लेनी चाहिए। ये कुछ भी कहा करें तो ये सोच लिया करो कि तुम्हारे शौहर की माँ है, इनकी इज्जत करना हर हाल में तुम्हारा फर्ज है। जानती हूँ आप लोगों की इस ड्रामेबाजियों को। बहुत आमिलों के पास जा जाकर मेरे लिए तावीज़ निकलवाती है कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं।
पता है ना कि बेटी माँ नहीं बन सकती। यही खौफ होगा कि मैं दूसरी बहू ना ले आऊं, इसीलिए मेरा पत्ता साफ करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम उन लोगों में से नहीं है जो अल्लाह का रास्ता छोड़ के लोगों से मदद मांगे। हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है और वही हमें मुश्किल से निकालेगा। बस बस, बहुत देखी हैं तुम लोगों की ये ड्रामेबाजियां। शाह से कहते हो जागते रहो और चोर से कहते हो चोरी करे। अब बदगुमानी का तो कोई इलाज नहीं है, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब आप जो कुछ कह रही हैं हमारी मजबूरी है कि हमें सुनना पड़ रहा है। देखो बेटा, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो और वो मुश्किल में पड़ जाए। बेटा, मुश्किल के वक्त में सब्र से काम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। और हिम्मत रखो अपनी, और अपनी ज़बान को ताले लगा के रखो। अच्छा, मैं चलती हूँ। मम्मी, बेटा अपना ख्याल रखना। अब तुम भी दूर हो जाओ मेरी नजर से, मरते वक्त तुम्हारे हाथ का पानी भी ना नसीब करेंगे। एक कमी